नमस्कार, समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं टीना झा। भारत और रूस दोस्ती नए मकाम पर है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा खासा सफल रहा। इस दौरान दोनों देशों के बीच 19वां सालाना शिखर सम्मेलन हुआ। दोनों देशों के बीच 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इसके अलावा जो सबसे अहम बात हुई वो S-400 वायु रक्षा प्रणाली से जुड़ा सौदा है। इस समझौते के बाद दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को नई मजबूती मिली है, तो भारत का सुरक्षा तंत्र मजबूत होने जा रहा है। इसके अलावा रूस की मदद से गगनयान मिशन पर आगे बढ़ने पर सहमति बनी है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच रेलवे में सहयोग, MSME क्षेत्र में सहयोग, फर्टिलाइजर क्षेत्र, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सहयोग, ऊर्जा और परमाणु क्षेत्र में सहयोग पर सहमति भी बनी है। आज विशेष में बात करेंगे रूसी राष्ट्रपति के भारत दौरे की। दोनों देशों के बीच अटूट दोस्ती पर भी बात होगी और जानेंगे इन रिश्तों का इतिहास। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। भारत और रूस के बीच बहुप्रतीक्षित S-400 मिसाइल सिस्टम से संबंधित समझौता हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच दिल्ली में 3 दौर की बातचीत के बाद शुक्रवार को इस पर हस्ताक्षर हुए। $5 अरब से ज्यादा का ये करार भारत की रक्षा क्षमता को बढ़ाने में एक मील का पत्थर है। दोनों देशों के बीच इसके अतिरिक्त कई अन्य अहम समझौते भी संपन्न हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच शिखर वार्ता के बाद जारी साझा बयान में दोनों नेताओं ने S-400 मिसाइल सिस्टम से संबंधित समझौते के संपन्न होने पर खुशी जाहिर की। यह समझौता दोनों देशों के रक्षा मंत्रालय के बीच हुआ। इसके साथ ही भारत और रूस के बीच रक्षा संबंधों को और मजबूत करने के इरादे जाहिर किए। 19 शिखर सम्मेलनों की निरंतर श्रृंखला से हमारी स्पेशल और प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को लगातार नई ऊर्जा और दिशा मिली है और वैश्विक मामलों पर हमारे सहयोग को नए मायने एवं मकसद भी मिले हैं। भारत और रूस के बीच 19वें शिखर सम्मेलन के बाद 8 अन्य समझौते भी हुए। रूस भारत के रेल नेटवर्क के विस्तार और आधुनिकीकरण में मदद करेगा। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक नए एक्शन प्लान की घोषणा भी की गई। इसके तहत रूस की मदद से भारत में 6 और परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाए जाएंगे। इसके तहत दोनों देश भारत के देशों में भी परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेंगे। भारत में परमाणु रिएक्टर के कुछ कलपुर्जे मेक इन इंडिया के तहत बनाए जाएंगे। According to the agreements that we possess, based on Russian high-tech technologies, we plan to build 12 power units in the next 20 years in India. We have touched upon strengthening our cooperation in industry and investment. We talked in particular about machine building, metallurgy, agriculture, medicine, pharmaceuticals, and biochemical technologies. दोनों देशों के बीच लघु उद्योग के क्षेत्र में सहयोग से संबंधित समझौते भी संपन्न हुए। इसके अलावा अंतरिक्ष में सहयोग से संबंधित समझौते के तहत रूस के सहयोग से भारत के वैज्ञानिक अंतरिक्ष में जाएंगे। हमारा अंतरिक्ष में अगला लक्ष्य भारत के गगनयान में भारतीय अंतरिक्ष यात्री को भेजना है। मुझे बहुत खुशी है कि आपने इस मिशन में रूस के पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच शिखर वार्ता में क्षेत्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और आपसी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। दोनों देशों ने दुनिया की वर्तमान स्थिति में संयुक्त रणनीति बनाकर काम करने का निर्णय लिया और एक बहुध्रुवीय दुनिया की स्थापना की बात कही। भारत और रूस तेजी से बदलते हुए विश्व में मल्टीपोलैरिटी और मल्टीलेटरलिज्म को सुदृढ़ करने पर एक मत है। हम अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में अपने लाभप्रद सहयोग और समन्वय को जारी रखने पर सहमत हुए हैं।
शिखर वार्ता के बाद दोनों नेताओं ने संयुक्त बिजनेस समिट में भी हिस्सा लिया। इसमें दोनों देशों के प्रमुख व्यापारिक जगत की हस्तियों की उपस्थिति में संयुक्त व्यापार को और मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के व्यापारियों को भारत में निवेश करने के लिए भी आमंत्रित किया। सरकार यह भी मानती है कि इस काम को हमें जल्दी से जल्दी करना है और निश्चित तौर पर इसमें आपका भी सहयोग चाहिए। हम आपको भारत में बन रही विशाल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित करते हैं। दोनों देशों के बीच ये 19वीं शिखर वार्ता थी। इसके पहले मई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोची में रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ अनौपचारिक चर्चा की थी। S-400 डील पर साइन करके भारत ने एक बार फिर साबित किया है कि भारत की विदेश नीति और भारत की रक्षा नीति किसी दबाव के सामने झुकने वाले या उससे प्रभावित होने वाली नहीं है। S-400 डील ने यह साबित किया है कि भारत और रूस के संबंध एक दूसरे की जरूरतों के मुताबिक हैं और दोनों को एक दूसरे पर अटूट विश्वास है। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन राज ठाकुर के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से भारत को न सिर्फ जमीन बल्कि आसमान में भी अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने की ताकत मिल जाएगी। इस सिस्टम से किसी भी तरह के मिसाइल हमले को नाकाम किया जा सकता है। पाकिस्तान और चीन जैसे न्यूक्लियर शक्ति संपन्न देशों के पड़ोसी होने से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की अहमियत और बढ़ जाती है। आइए जानते हैं भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है ये S-400 डिफेंस सिस्टम। S-400 ट्रियम्फ एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती से दुश्मन देशों की मिसाइलों को भारतीय वायु सीमा में दाखिल होना एक तरीके से नामुमकिन हो जाएगा। इस सिस्टम के जरिए भारत न केवल अपनी धरती और आसमान की सुरक्षा करेगा बल्कि पाकिस्तान और चीन के न्यूक्लियर हमले का भी माकूल जवाब देने में सक्षम होगा। रूस के सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम से भारत पाकिस्तान या चीन की 36 न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइलों को एक वक्त में एक साथ टारगेट कर ध्वस्त कर सकेगा। इस एयर डिफेंस सिस्टम में 400 किलोमीटर दूर से आ रहे किसी भी टारगेट को ट्रैक कर उसे खत्म करने की क्षमता है। इस सिस्टम के जरिए भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाले किसी भी मिसाइल, ड्रोन और यहां तक कि फाइटर प्लेन्स तक को निशाना बनाया जा सकता है। विशेषज्ञों का दावा है कि S-400 सिस्टम 5वीं पीढ़ी के अमेरिका के अत्याधुनिक F-35 जैसे लड़ाकू विमानों को भी मारकर गिरा सकता है। इसी तरह चीन भी अपनी 5वीं पीढ़ी के फाइटर प्लेन J-20A का परीक्षण कर चुका है और जल्द ही अपनी सेना में इसे तैनात करने वाला है, जबकि पाकिस्तान भी चीन के मदद से 5वीं पीढ़ी का फाइटर प्लेन विकसित करने के लिए प्रोजेक्ट AZM पर काम कर रहा है। ऐसे में भारत को अपनी सुरक्षा प्रणाली अभेद बनाना जरूरी है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के भारतीय सेना में शामिल होने से सेना की सुरक्षा प्रणाली बेहद मजबूत होगी। देखिए, भारत की सुरक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसे कहा जाता है एयर डिफेंस सिस्टम। ये हमारे जो आकाश की सुरक्षा है इसके माध्यम से की जाती है। भारत यद्यपि खुद ऐसे अस्त्र का विकास कर रहा है, लेकिन फिर भी किसी भी तरह का कहीं भी गैप न रह जाए, इसके लिए एक आवश्यकता है कि हम वैसे सारे हथियारों को खरीदें जिससे कि हम अपनी सुरक्षा को मजबूत कर सकें। जहां तक बात है, दूसरे राष्ट्र ने भी ऐसे हथियारों का हमें सौदा के बारे में बातचीत की है। जैसे अमेरिका ने पैट्रियट की बात की है, थर्ड की बात भी की जाती है। जहां तहां ये कितना इसमें सच्चाई है नहीं जानता, लेकिन पैट्रियट के बारे में तो कम से कम ओपन मामला है। लेकिन हमने S-400V को ही स्वीकारा है। तो ये हमारा जो मल्टी लेयर्ड सिस्टम है उसमें एक कहीं न कहीं पर हमें एक काफी सुरक्षा प्रदान करेगी और हमें एक तरह से कहेंगे कि कॉन्फिडेंट करेगी कि किसी भी तरह के दुश्मन देशों के जो हरकतें हैं उसे एयर डिफेंस में इसे रोक लिया जा सकता है। इसके अलावा भारतीय सीमा पर पाकिस्तान की ओर से लगातार गोलीबारी और चीन की घुसपैठ का जवाब देने के लिए भी ये एयर डिफेंस सिस्टम काफी अहम है। ये सिस्टम पाकिस्तान की कम दूरी वाले परमाणु मिसाइलों को नष्ट करने में भी सक्षम है। इस लंबी दूरी की मिसाइल प्रणाली से भारत की वायु रक्षा प्रणाली मजबूत होगी। इसके जरिए भारत चीन से लगती करीब 4000 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा की
पुख्ता सुरक्षा करने में सक्षम होगा। इस डिफेंस सिस्टम की मदद से तिब्बत में होने वाली चीनी सेना की गतिविधियों पर भी नजर रखने में आसानी होगी। भारतवर्ष के पास इस वक्त बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस के लिए कोई भी किसी भी सिस्टम की अवेलेबिलिटी नहीं है। हमारा DRDO इसका एक सिस्टम बना रहा है, परंतु उसको ऑपरेशनल होने के लिए कुछ समय लगेगा। इसलिए अगर पाकिस्तान से या चाइना की साइड से बैलिस्टिक मिसाइल का अटैक हमारे पर होता है तो हमारे पास रक्षा के लिए कुछ नहीं है। इसलिए ये सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। इस डिफेंस सिस्टम के जरिए भारत अफगानिस्तान में भी पाकिस्तानी वायुसेना की गतिविधियों को सीमित कर सकता है। इसकी वजह है ये 400 किलोमीटर की पहुंच के साथ इस सिस्टम के जद में पाकिस्तान की पूरी एयरबेस आ जाएगी। ये सिस्टम पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट में लगे शुरुआती चेतावनी प्रणाली को भी मात देने में सक्षम है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए न केवल दुश्मनों के हमलों का करारा जवाब दिया जा सकता है, बल्कि पड़ोसी देशों की नापाक हरकतों से सीमा की सुरक्षा भी की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। रूस के साथ संबंध भारत की विदेश नीति का महत्वपूर्ण स्तंभ है। भारत रूस संबंधों में समय के साथ घनिष्ठता बढ़ती गई है। द्विपक्षीय संबंधों के करीब सभी क्षेत्रों में सहयोग का स्तर बढ़ा है। इनमें राजनीति, सुरक्षा, रक्षा, व्यापार, उद्योग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अलावा सांस्कृतिक सहयोग भी शामिल है। रक्षा, परमाणु सुरक्षा और अंतरिक्ष सहित विज्ञान जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में रूस भारत का एक महत्वपूर्ण साथी रहा है। रूस हमारा प्राथमिक रक्षा साझेदार भी है। बीते 70 साल से भारत और रूस में रक्षा, व्यापार, परमाणु ऊर्जा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ ही सांस्कृतिक सहयोग जारी है। सबसे पहले बात करते हैं रक्षा सहयोग की। रक्षा क्षेत्र में रूस के साथ भारत के संबंध दीर्घकालिक और व्यापक सहयोग वाले रहे हैं। दोनों देशों के बीच सैन्य तकनीकी सहयोग आम खरीद विक्रेता फ्रेमवर्क से आगे बढ़ गया है। अब ऐसा फ्रेमवर्क बन गया है जिसमें आधुनिक रक्षा तकनीक और प्रणालियों को साझा अनुसंधान, विकास और उत्पादन का काम शामिल है। ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम, 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान और मल्टी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की संयुक्त डिजाइन और विकास ऐसे सहयोग के उदाहरण हैं। Su-30 विमान और T-90 टैंकों का लाइसेंस युक्त उत्पादन भी बड़े सहयोग के उदाहरण हैं। जून 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस निर्मित विमान वाहक जहाज INS विक्रमादित्य को गोवा के तट पर राष्ट्र को समर्पित किया। दोनों देश अपनी सेनाओं के बीच वार्षिक रूप से आदान प्रदान और प्रशिक्षण अभ्यास भी आयोजित करते हैं। दिसंबर 2015 को वार्षिक शिखर बैठक में कामोव हेलीकॉप्टर के निर्माण के लिए दोनों देशों के बीच करार पर हस्ताक्षर किए गए, जो मेक इन इंडिया पहल के तहत पहली बड़ी रक्षा परियोजना है। 19वें सालाना शिखर सम्मेलन के बाद 5 अक्टूबर 2018 को दोनों देशों के बीच S-400 वायु रक्षा प्रणाली को लेकर करार हुए। ये दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को नई ऊंचाई देने वाला करार है। एक समय में तो हम 70% तक अपने हथियारों के लिए रूस पर ही आश्रित थे, तो यह स्थिति रही है। और इसका अब देखिए एक नया रूस है, यह पुतिन का रूस है। अब यह एक नए आयाम से रिश्ते चाहता है, एक नए आयाम से व्यापार करना चाहता है। और भारत जो कि डाइवर्सिफाई कर रहा है अपने सारे बेस को, अपने हथियार खरीदने की जो नीति है उसमें, वह अब फ्रांस के पास भी जा रहा है, वह अमेरिका के पास भी जा रहा है, वह जापान से भी बातचीत कर रहा है। उस संदर्भ में रूस से बनी हुई यह निरंतरता काफी सार्थक और महत्वपूर्ण है। अब बात आर्थिक संबंधों की। दिसंबर 2014 में भारत और रूस ने 2025 तक द्विपक्षीय व्यापार $30 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया था। 2017 में द्विपक्षीय व्यापार $10.17 अरब पर पहुंच गया है। हाल ही में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने रूस का दौरा किया था, जिसमें 2025 तक $50 अरब के द्विपक्षीय निवेश का लक्ष्य तय किया गया। भारत मोटे तौर पर रूस को दवा, लोहा, स्टील, कपड़े, चाय, कॉफी और तंबाकू निर्यात करता है।
जबकि रूस भारत को रक्षा सामग्री, नाभिकीय ऊर्जा की सामग्री, खाद, इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन, स्टील और हीरे निर्यात करता है। करीब $10 बिलियन का है टू वे ट्रेड। इसको बढ़ा सकते हैं, पर इन्वेस्टमेंट काफ़ी आता है और कुछ व्यापार का तो पता ही नहीं चलता है, क्योंकि जो हम तेल खरीदते हैं, जो हमारा, अगर आप इन्वेस्टमेंट देखेंगे, हमारा जैसे ऑयल कंपनीज़ हैं, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट रूस में है। सबसे ज़्यादा तेल हम रूस से ही निकालते हैं अपने इन्वेस्टमेंट से, पर ये इंडिया में नहीं आता है। तो हमारे जो फिगर्स हैं ट्रेड के, उसमें दिखता नहीं है। फिगर है, ये सब कुछ नहीं दिखाता है। और इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी आ रहा है। अभी जैसे हमने तो $15 बिलियन डाला है रूस में ऑयल एंड गैस में, पर रूस ने भी अभी $13 बिलियन का ख़रीदा है। ये एसर ऑयल 98% कंपनी को ख़रीदा है। रूस चाहता है व्यापार भारत के साथ, और व्यापार अपने पुराने मित्र राष्ट्र को यह नहीं कहना चाहता है कि कहीं से दबाव के कारण हम आर्थिक अपनी संबंध को बिगाड़ सकते हैं। तो इस तरह से एक बहुआयामी, जो हम कहना चाहेंगे, किस तरह के समझौते भारत और रूस के बीच हुए हैं। भारत के औद्योगिकीकरण में रूस ने अहम योगदान दिया। रूस की तकनीक और आर्थिक मदद ने भारत के विकास में बड़ी भूमिका निभाई। बोकारो, भिलाई और विशाखापट्टनम स्थित कारखाने, भाखड़ा नांगल पन बिजली बांध, दुर्गापुर संयंत्र, नेवेली में थर्मल पावर स्टेशन, कोरबा में विद्युत उपक्रम, ऋषिकेश में एंटीबायोटिक्स प्लांट और हैदराबाद फार्मास्यूटिकल्स प्लांट की स्थापना में रूस ने भारत की मदद की। मुंबई स्थित भारतीय औद्योगिक संस्थान, देहरादून और अहमदाबाद में रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ऑफ पेट्रोलियम इंडस्ट्री की स्थापना में भी रूस ने सहायता की। रूस परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग में भारत का महत्वपूर्ण भागीदार है। रूस भारत को एक त्रुटिरहित परमाणु अप्रसार रिकॉर्ड के साथ उन्नत परमाणु ऊर्जा प्रौद्योगिकी वाला देश मानता है। भारत के कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र समेत अन्य संयंत्र निर्माण में रूस ने बड़ी भूमिका निभाई है। दोनों देशों के बीच दिसंबर 2014 में परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए सामरिक विजन पर हस्ताक्षर भी किए हैं। इसी करार के तहत भारत बांग्लादेश में रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निर्माण के लिए रूस के साथ मिलकर काम कर रहा है। 2017 में दोनों देशों ने तमिलनाडु में मॉस्को की मदद से कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की अंतिम 2 इकाइयों 5 और 6 को लगाने के लिए करार किया था। अंतरिक्ष विज्ञान में भी रूस ने भारत की लगातार मदद की है। भारत रूस के बीच अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग के 4 दशक से ज्यादा हो गए हैं। 2015 में भारत के पहले सैटेलाइट आर्यभट्ट की लॉन्चिंग को 40 साल पूरे हुए थे। इस सैटेलाइट का लॉन्च व्हीकल रूस सोयूज ही था। 1984 में विंग कमांडर राकेश शर्मा रूस के सोयूज T-11 स्पेशल शटल से अंतरिक्ष गए। इसके साथ ही वे अंतरिक्ष जाने वाले पहले भारतीय बने। 2007 में दोनों देशों ने अंतरिक्ष सहयोग बढ़ाने के लिए करार पर हस्ताक्षर किए थे। अंतरिक्ष में पहले भारतीय मिशन लॉन्च करने से लेकर चंद्रयान मिशन तक रूस ने हमेशा ही भारत का सहयोग किया है। पुराने समय जैसे हमारे पहला जो व्यक्ति जो स्पेस पे पहुंचे थे, राकेश शर्मा, उनसे रूस से ही ले गया था। इस बात को हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। और हम इधर काफी अपने आप में सक्षम हो चुके हैं, और हम बात कर रहे हैं कि अंतरिक्ष में हम एक मैन्ड एयरक्राफ्ट भेजेंगे, हम अपने व्यक्ति को भेजेंगे। तो यह बात तो सही है, लेकिन इसमें रूस की और बाकी देशों की, रूस की ही नहीं बाकी देशों से भी हमें सहयोग की आवश्यकता पड़ सकती है। और रूस कभी भी, जो रूस का इतिहास रहा है, आधुनिक तकनीकी कभी भी मुहैया कराने में अमेरिका की तरह हिचकिचाया नहीं है। सांस्कृतिक सहयोग वो पक्ष है जिससे भारत रूस संबंधों को और मजबूती मिली है। रूस में 30,000 से ज्यादा भारतीय समुदाय के लोग हैं। रूस में 500 से ज्यादा भारतीय कारोबारी रहते हैं। पिछले कुछ वर्षों से दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान भी काफी तेज हुआ है। बॉलीवुड फिल्में रूस में पहले से लोकप्रिय रही हैं, लेकिन बीते दशक से इसमें और तेजी दर्ज हुई है। लीना शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत और रूस के संबंध चट्टान की तरह मजबूत हैं और दुनिया की कोई ताकत इसे कमजोर नहीं कर सकती।
दशकों से दोनों मुल्कों के बीच जिस तरह के रिश्ते रहे हैं वो सचमुच बेहद करीबी और दोस्ताना साबित हुए हैं। आजादी के बाद सोवियत संघ ने भारत की कई परियोजनाओं में बढ़ चढ़कर मदद की और जब सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस बना तब भी ये संबंध बरकरार रहे। भारत और रूस के संबंध बरसों पुराने हैं। सालों से रूस भारत को कई अहम क्षेत्रों में मदद करता रहा है और भारत भी रूस को एक विश्वसनीय मित्र मानता है। छोड़े जाते हैं आपको इस रिपोर्ट के साथ। नमस्कार। भारत और रूस की दोस्ती को 70 साल से ज्यादा हो गए हैं। 13 अप्रैल 1947 को तत्कालीन सोवियत संघ और भारत ने आधिकारिक तौर पर दिल्ली और मॉस्को में मिशन स्थापित करने का फैसला लिया था। दोनों देशों के बीच शुरू हुआ दोस्ती का यह सिलसिला 70 साल बाद भी जारी है। वर्तमान में अमेरिका और भारत के बीच नजदीकियां बढ़ी हों, लेकिन इसका असर भारत और रूस की अटूट दोस्ती पर नहीं पड़ा है। हकीकत यही है कि भारत का सच्चा दोस्त रूस ही है। बीते 70 साल में अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में कई बदलाव हुए, कई देशों के बीच रिश्तों में गिरावट आई, लेकिन भारत रूस के रिश्तों में आज तक कोई खटास देखने को नहीं मिली। भारत की हर मुश्किल में रूस हमेशा ही साथ खड़ा रहा। इंडिपेंडेंस से 3 महीने पहले शुरू हुआ था। हमने डिप्लोमेटिक रिलेशन शुरू किए रूस से 13 अप्रैल 1947 में। तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि तब से हमारे रिलेशंस कितने अच्छी तरह बढ़ रहे हैं। अभी जैसे आप जानते हैं ये तो 19 समिट हो रहा है। हर साल हम मिलते हैं फॉर्मली, और ऐसा कोई और देश नहीं है जिनके संग हम हर साल राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के लेवल पे मिलते हों हर साल। आजादी के बाद देश जब नई करवट ले रहा था तो सोवियत संघ ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया। कई परियोजनाओं में सोवियत संघ ने सहायता की। राजनयिक संबंधों की बहाली जून 1955 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सोवियत संघ यात्रा से हुई और इसी साल के अंत में निकिता खुर्शचेव ने भारत का दौरा किया। खुर्शचेव ने उस वक्त कश्मीर और गोवा पर भारत की दावेदारी का समर्थन किया। गोवा उस वक्त पुर्तगाल के कब्जे में था। उसके बाद से दुनिया की परवाह किए बगैर सोवियत संघ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की दोस्ती निभाता रहा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ ने 22 जून 1962 को वीटो का इस्तेमाल कर कश्मीर मुद्दे पर भारत का समर्थन किया। दरअसल सुरक्षा परिषद में आयरलैंड ने कश्मीर मसले को लेकर भारत के खिलाफ एक प्रस्ताव पेश किया था, जिसका अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन के अलावा आयरलैंड, चिली और वेनेजुएला ने समर्थन किया था। इस प्रस्ताव के पीछे भारत के खिलाफ पश्चिमी देशों की बड़ी साजिश थी। इसका मकसद कश्मीर को भारत से छीनकर पाकिस्तान को देने की योजना थी, लेकिन रूस ने उस वक्त भारत की दोस्ती निभाई और इस साजिश को नाकाम कर दिया। इससे पहले साल 1961 में भी सोवियत संघ ने वीटो का इस्तेमाल भारत के लिए ही किया था। इस बार रूस का वीटो गोवा मसले पर भारत के पक्ष में था। इसके अलावा पहले भी रूस पाकिस्तान के खिलाफ और भारत के पक्ष में अपने वीटो का इस्तेमाल करता रहा है। 1962 के भारत चीन युद्ध में चीन को उम्मीद थी कि सोवियत संघ उसकी मदद करेगा, लेकिन सोवियत संघ ने इसमें किसी का समर्थन नहीं किया। 1960 के दशक के बीते बीते हालत ये हो गई कि सोवियत संघ चीन से ज्यादा आर्थिक मदद भारत की करने लगा। 1962 में सोवियत संघ ने भारत को MiG-21 विमान दिया। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद सोवियत संघ ने दोनों देशों के बीच मध्यस्थता की और शांति कायम करने में अहम भूमिका निभाई। 1970 और 80 के दशक में भी दोनों देशों के बीच बेहतरीन संबंध रहे। 1990 के दशक में दुनिया ने नई करवट ली। एक तरफ सोवियत संघ का विघटन हुआ, दूसरी तरफ भारत ने उदारीकरण की डोर थाम ली। ये पूरा दशक संबंधों के लिहाज से बेहद औसत रहा। 1991 में रूस बनने के दशक भर बाद 2000 में दोनों देशों ने राजनयिक संबंधों को नया आयाम देने का फैसला किया। इसके लिए दोनों देशों ने सालाना शिखर सम्मेलन आयोजित करने का फैसला किया। दोनों देशों के बीच अब तक 19 वार्षिक सम्मेलन हो चुके हैं। हमारे सैंक्शन से रूस ने हमें याद किया। मुझे याद है 1998 में जब हमने अपने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, और जो पहला विजिटर था जो किसी बड़े देश से आया था, न्यूक्लियर देश से, P5 से, वो रूस के प्रधानमंत्री थे। और उन्होंने हम पे सैंक्शन नहीं लगाए, तब भी अमेरिका ने लगाए। तो अब देखो क्या होता है। दोनों देशों के बीच कई ऐसी समितियां हैं जो साझा तौर पर काम करती हैं। दोनों देश कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में मंच साझा करते हैं। संयुक्त राष्ट्र,
ब्रिक्स, G20 और शंघाई सहयोग संगठन इनमें सबसे अहम हैं। इन मंचों पर द्विपक्षीय मुद्दों के अलावा क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत और रूस मिलकर मुद्दों का समाधान चाहते हैं। रूस के रक्षा उद्योग के लिए भारत दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। व्यापार को बढ़ावा देने के लिए दिसंबर 2015 में दोनों देशों ने वीजा कानून को लचीला बनाया। भारत और सोवियत संघ शीत युद्ध के दौर में भी एक दूसरे के मित्र थे और भारत पारंपरिक तौर पर अपने अधिकतर हथियार रूस से ही खरीदता रहा है। इस साल जैसे को आपको पता है, हमारे प्रधानमंत्री सोची गए थे, वहाँ पर इनफॉर्मल वर्किंग समिट हुआ था। उसके बाद हम मिले हैं SCO समिट में चीन में जून में इस साल। उसके बाद जुलाई में मिले हैं ब्रिक्स समिट में साउथ अफ्रीका में। अब यहाँ पे मिले हैं और अगले महीने भी मिलेंगे उनसे, इनके राष्ट्रपति से, जब G20 का समिट होगा। अगर हमारे प्रधानमंत्री भी गए वहाँ अर्जेंटीना में तो फिर मुलाकात होगी। तो हमारे पुराने दोस्त हैं। उसे लगातार संघर्ष करना पड़ रहा है अमेरिका से और बाकी राष्ट्रों से, यूरोपियन राष्ट्रों से। ऐसे क्षण में किस तरह से वह भारत को अपने साथ ले सकता है, एक बहुत बड़ी चुनौती थी। भारत ने भी रूस का साथ दिया। कितनी भी बात कही गई जो सैंक्शंस की, प्रतिबंधों की, लेकिन फिर भी भारत आगे बढ़कर उनके साथ समझौते किया है। तो भारत भी अपनी मित्रता को निभा रहा है, भारत भी पीछे नहीं गया है। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया, लेकिन भारत के परंपरागत दोस्त रूस का मिजाज नहीं बदला। पिछले 70 सालों में रूस को तमाम उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ा, लेकिन रूस ने भारत का साथ नहीं छोड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।